नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ढाका में और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। संसद का शीतकालीन सत्र आज शुरू हो रहा है और इस महीने की 29 तारीख तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि 23 दिन के इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया सरकार विधायी कामकाज और अन्य मामलों पर रचनात्मक बहस चाहती है। ये पहला सत्र होगा जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। सत्र से पहले कल नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और वी मुरलीधरण सहित कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, डीएमके नेता टीआर बालू और तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन और सुदीप बंदोपाध्याय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बिनॉय विश्वम और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी बैठक में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि सरकार अध्यक्ष की अनुमति से किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। जिस विषय पर स्पीकर साहब और चेयरमैन साहब अनुमति देंगे उसके ऊपर चर्चा होगा और बहुत डिटेल में 2.5 घंटे से ज्यादा हमारा चर्चा हुआ है और आउट ऑफ 47 पार्टी 31 पार्टीज हैव पार्टिसिपेटेड। दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों की मतगणना अब से कुछ देर पहले सभी 42 केंद्रों पर शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयुक्त विजय देव ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में काउंटिंग करने के लिए 42 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। उनकी लोकेशन दिल्ली के अंदर चारों तरफ फैली हुई है। वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएंगे और वहां से हम टाइम टू टाइम के बुलेटिन्स भी देते रहेंगे कि किस तरीके से काउंटिंग चल रही है और क्या उसके ट्रेंड्स चल रहे हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों में 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती कल होगी। उत्तर प्रदेश में रामपुर में और खतौली, राजस्थान में सरदारशहर, बिहार में कुर्नी, ओडिशा में पद्मपुर और छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। निर्वाचन आयोग ने सुचारू और शांतिपूर्ण मतगणना के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी भारती ने कहा कि इस बार ईवीएम और डाक मतपत्रों की एक साथ गिनती की जाएगी। गिनती की प्रक्रिया में ईवीएम मशीन और पोस्टल बैलेट का समावेश होता है। हमने ऐसा प्रावधान किया है कि पोस्टल बैलेट और ईवीएम मशीन के वोट की काउंटिंग एक साथ ही हो जाएगी। जिन मतदान केंद्रों पर पोस्टल बैलेट से ज्यादा मतदान हुआ वहां स्पेशल ईआरओ का भी व्यवस्था किया, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, जिससे गिनती का समय कम हो। हिमाचल प्रदेश में 68 केंद्रों पर वोटों की गिनती की जाएगी। आकाशवाणी से बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल हिमाचल में विधानसभा चुनावों की वोटों की गिनती होगी। इसके लिए जैसे हमारी 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं तो 68 काउंट हॉल बनाए गए हैं और प्रत्येक काउंटिंग हॉल पे आरओस और एआरओस की डिप्लॉयमेंट की गई है। 8 बजे जो है वो काउंटिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो। हमने जो सिक्योरिटी के रिलेटेड जो है वो सभी अरेंजमेंट पूरे किए हैं। जैसा नॉर्म्स है उसके हिसाब से 3 टियर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी काउंटिंग सेंटर्स को। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल मतगणना पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। जनादेश 2022 गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजों पर विशेष कार्यक्रम जनादेश 2022 आकाशवाणी के साथ
बृहस्पतिवार 8 दिसंबर को ताज़ा चुनाव परिणाम जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सुबह 10 बजे से। विशेष कार्यक्रम सुर्खियों में चुनाव परिणामों पर एक नजर शाम 7:10 से 7:20 तक। स्पॉटलाइट में राउंड अप ऑफ इलेक्शन रिजल्ट रात 9:15 बजे से 9:30 बजे तक। चुनाव नतीजों पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष चर्चा और विश्लेषण रात 9:30 से 10 बजे तक। चुनाव नतीजों की हर खबर के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के FM गोल्ड और राजधानी चैनल तथा राष्ट्रीय नेटवर्क से। चुनाव नतीजे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषक या मोटे अनाज भोजन में शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अवसर पर रोम स्थित खाद्य और कृषि संगठन के मुख्यालय में आयोजित समारोह के लिए अपने संदेश में कहा कि मोटे अनाज पौष्टिक तत्वों का महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि मोटे अनाज उपभोक्ता, किसान और जलवायु के लिए बेहतर हैं। प्रधानमंत्री ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए बधाई दी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। जानकारों का मानना है कि मुद्रास्फीति में गिरावट के संकेतों को देखते हुए ब्याज दरों में 25 से 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी की जा सकती है। भारतीय स्टेट बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष ने कहा कि रेपो दर में 35 आधार अंकों की बढ़ोतरी हो सकती है। मौजूदा नीति के अंतर्गत रेपो दर 5.9% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल जून के महीने से अब तक मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए ऋण दरों में 50 आधार अंकों की 3 बार बढ़ोतरी की है। मुद्रास्फीति अक्टूबर में 6.77% रही, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी था। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। पहले ये अनुमान 6.5% था। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रशंसा करते हुए विश्व बैंक ने बताया कि अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भारत ने वैश्विक समस्याओं का बेहतर तरीके से सामना किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने कहा कि बाहरी चुनौतियों के बावजूद अत्यधिक घरेलू मांग के कारण भारत के पूरे विश्व में सर्वाधिक उभरती हुई मुख्य अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है। इसी प्रकार फिच रेटिंग्स ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 7% बनाए रखी है। एजेंसी ने कहा है कि इस वर्ष भारत सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हुए बाजारों में से एक हो सकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगले वर्ष आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हों। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें देश भर से विद्यार्थी, माता पिता और शिक्षक भाग लेते हैं। ये जीवन में परीक्षा से उत्पन्न तनाव से मुक्त होने के उपायों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस साल सितंबर में हुई प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के साक्षात्कार के ई-समन पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। नागालैंड में 23वें हार्नबिल महोत्सव का आज 7वां दिन है। हार्नबिल महोत्सव नागा धरोहर ग्राम किसामा में हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें नागा जनजाति संस्कृति का
भव्य प्रदर्शन किया जाता है। महोत्सव का समापन शनिवार को होगा। एक रिपोर्ट। 10 दिवसीय महोत्सव के दौरान विभिन्न स्थानों पर पर्यटक नागालैंड के विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। आज दोपहर नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार किसामा में मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे पहली बार नागालैंड आ रहे हैं। दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा नागालैंड की कला और संस्कृति, हस्तकला, हस्तशिल्प, हेरिटेज वॉक, हिप फेस्ट, जन्म महोत्सव और हॉर्नबिल एल्लिंग महोत्सव सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोहिमा से असुनो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार। और अब फुटबॉल विश्व कप की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल। पुर्तगाल और मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। मोरक्को ने भारी उलटफेर में स्पेन को पेनाल्टी शूटआउट में 3-0 से हराया। शुरुआत से ही मोरक्को ने दबदबा बनाए रखा और स्पेन को गोल करने का कोई मौका नहीं दिया। हालांकि निर्धारित और अतिरिक्त समय तक मोरक्को भी गोल नहीं कर सका। शूटआउट में मोरक्को के लिए अब्दुल हमीद सबीरी, हकीम जिएच और अशरफ हकीमी ने गोल किए, लेकिन मोरक्को की जीत के हीरो गोलकीपर यासीन बोनो रहे, जिन्होंने स्पेन को शूटआउट में एक भी गोल नहीं करने दिया। विश्व कप के इतिहास में स्पेन सर्वाधिक 4 बार पेनल्टी शूटआउट में हारने वाली टीम बन गई है। उधर पुर्तगाल ने प्री क्वार्टर फाइनल में स्विट्जरलैंड को एक तरफा मुकाबले में 6-1 से पराजित किया। पुर्तगाल के लिए गोंकालो रामोस ने हैट्रिक लगाई। शुक्रवार को पहले क्वार्टर फाइनल में ब्राजील और क्रोएशिया आमने सामने होंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज सुबह 11:30 बजे ढाका में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में बांग्लादेश 1-0 से आगे है। पहले मैच में बांग्लादेश ने भारत पर 1 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की थी। इधर नेत्रहीन क्रिकेट T20 विश्व कप में कल भारत ने नेपाल को 274 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित विक्षोभ के कारण कल चेन्नई सहित तमिलनाडु के 13 जिलों में भारी वर्षा और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। इसका प्रभाव पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में भी रहेगा। मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। जी चंद्रिका। संसद के आज से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में उठने वाले मुद्दों की चर्चा आज प्रकाशित अखबारों ने विस्तार से दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है विपक्ष अभी से हमलावर। जनसत्ता की सुर्खी है विपक्ष ने दिखाए तेवर, सरकार ने दिया भरोसा। हरिभूमि ने मौद्रिक नीति के संबंध में लिखा है आम आदमी को राहत दे सकता है आरबीआई। दैनिक भास्कर लिखता है विश्व बैंक को उम्मीद भारत 6.9% की दर से विकास करेगा, ये अनुमान से ज्यादा है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है उच्चतम न्यायालय ने कहा देश में कोई भूखा न रहे, सबको मिले अनाज, अंतिम व्यक्ति तक अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की। अमर उजाला ने लिखा है शीर्ष अदालत ने कोविड काल में लोगों तक अनाज पहुंचाने के लिए सरकार की तारीफ की। दिल्ली नगर निगम की सत्ता का आज फैसला आने पर भी सभी अखबारों की नजर है। एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए लगभग सभी अखबारों ने खबर दी है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगेंद्र अलग के लंबी बीमारी के बाद देहांत की खबर जनसत्ता ने चित्र सहित दी है। हरिभूमि की खबर है हैकर्स के निशाने पर आईसीएमआर की वेबसाइट, एक दिन में करीब 6000 बार साइबर हमले। यूपीएससी के सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी करने की खबर भी पहले पन्ने पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का शीतकालीन सत्र आज से। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना कल। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.9% किया। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज से ढाका में। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पुर्तगाल और मोरक्को क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।